हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी जर्नी को, मतलब कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप लोग क्या करना है, आप लोग अगर नए चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहीं भी आप मिस ना कर जाए कुछ चीज। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, हम यहाँ पर इस एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और पूरे सबसे पहले शुरू करेंगे 2021 के पेपर में। 2021 का जो पेपर हुआ था उससे शुरू कर रहे हैं। तो इस पेपर हम लोग 20 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए, इसके बाद फिर 20 मतलब कि एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। हैप्पी लर्निंग, शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको पहले करते हैं, ताकि एक रिदम बना रहे, एक फ्लो बना रहे, है ना। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को पहले करेंगे, और सॉल्व जिन क्वेश्चंस में हम लोग को कैलकुलेशन करनी है उनको थोड़ा सा हम उसको रेस्ट पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वी वेग, एन आवृत्ति तथा लैम्डा तरंग दैर्ध्य से कोई तरंग है। तो कोई तरंग है तो उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। पहला नंबर वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो कोई तरंग है जब किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब कि हमारे पास क्या है, एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है, एक विरल है दूसरा सघन है, एक दूसरे के सापेक्ष। तो कोई तरंग इधर से जाती हुई किसी सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। अब कर रही है तो इनमें से क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती। मतलब कि जो आवृत्ति इधर रहेगी वही आवृत्ति इधर रहेगी। ये नोट करने वाली बात है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कि आवृत्ति कभी भी नहीं बदलने वाली। तो ठीक है, पहला देखते हैं आवृत्ति कहाँ परिवर्तित नहीं हो रही। तो चारों में परिवर्तित नहीं हो रही, तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब भी एक तरंग दूसरे एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो अगर विरल से सघन में जा रही है, मतलब कि कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक में जा रही है, तो उसका वेग कम हो जाएगा। क्या? उसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वेग कम होगा इसका मतलब हुआ कि आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है एन बराबर या फिर क्या, वेग बराबर v बराबर एन लैम्डा। मतलब कि वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो वैसे ही आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे तरंग दैर्ध्य। एन बराबर v अपॉन लैम्डा। इसका मतलब हुआ कि आवृत्ति अगर कांस्टेंट है और जब विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो वेग भी कम हो रहा है, और जब वेग कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक हमको पता है इनका रेशियो, आवृत्ति तो समान रहनी है, मतलब कि रेशियो बराबर रहना, तो ऑटोमेटिकली तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगा। इसका मतलब आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, वेग एवं तरंग दैर्ध्य कम हो जाएंगे। कहां पर है ऐसा ऑप्शन? वेग बढ़ेगा नहीं, वेग नहीं बढ़ने वाला। वेग आवृत्ति तीनों परिवर्तित रहेंगी नहीं। वेग कम होगा, बिल्कुल वेग कम होगा। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित होगी नहीं। वेग आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी नहीं। एक्चुअल में चार ऑप्शन गलत है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, वेग कम होगा, वेग कम होगा और तरंग दैर्ध्य भी कम होगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। अगर यहाँ पर कम होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है फिलहाल, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि जब भी एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है और वेग कम हो जाता है। तो वेग कम होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेशियो बराबर रहना चाहिए, आवृत्ति बराबर है, तो तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम। इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लें। आपका होमवर्क क्या है, इन चारों नियमों के बारे में आप डिटेल से पढ़ें, और कई बार बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इन चारों नियमों को डिटेल में पढ़ें। पांचवा नियम न्यूटन का है, तो उसके बाद इसका आंसर कमेंट जरूर करें, जरूर करें। ठीक है, सही आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं इसका। ठीक है, या फिर जो लोग सही आंसर देंगे तो मैं उनको कमेंट को लाइक कर दूंगा या वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगला, किसके प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि परमाणु के ऊर्जा स्तर असतत होते हैं। परमाणु ऊर्जा स्तर बहुत जरूरी टॉपिक है, उसमें से निश्चित निश्चित तौर पर क्वेश्चन आता है। तो किसके द्वारा सिद्ध हुआ कि परमाणु के ऊर्जा स्तर असतत होते हैं? अच्छा,
इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले ये माना जाता था कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन के जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है तो वो सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बोहर ने भी प्रूव किया था कि बोहर ने अपनी परिकल्पना दी थी। अगर परिकल्पना की बात आती तो बोहर का नाम होता, लेकिन यहाँ पर परिकल्पना नहीं, प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग में कोई और होगा। तो फिलहाल बोहर ने परिकल्पना दी थी कि अगर परमाणु सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो तो नाभिक के पास आता जाएगा, और नाभिक के पास आता जाएगा तो इसमें गिर जाएगा नाभिक में गिरेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए, प्लस माइनस मिले, नाभिक का अस्तित्व खत्म। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर परिकल्पना की बात आती तो बोहर होता, लेकिन प्रयोग की बात करिए तो फ्रैंक और हर्ट्ज ने ये प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था? इन्होंने क्या किया था, एक बंद चेंबर में गैस ली थी और उस गैस में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि जब इलेक्ट्रॉन इस गैस से गुजार रहे हैं तो एक स्पेसिफिक आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन ही अवशोषित किए जा रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं बाहर में। तो उन्होंने माना था कि हाँ, परमाणु ऊर्जा असतत होते हैं और एक स्पेसिफिक ऊर्जा के ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है एवं अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात यही है कि अगर यहाँ पर परिकल्पना की बात होती तो बोहर सही आंसर होता। ठीक है, लेकिन प्रयोग की बात है तो फ्रैंक और हर्ट्ज ने ये प्रयोग किया था। ठीक है, एक हीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक हीटर 220 वोल्ट के टर्मिनल से जुड़ा है, 10 एम्पीयर की धारा ले रही है, प्रतिरोध बताना है। ओम के नियम का सीधा सा एग्जांपल, मतलब कि R बराबर V अपॉन I, मतलब कि R हमसे पूछा क्या गया, प्रतिरोध R पूछा गया, V कितना 220 वोल्ट, I कितना 10 एम्पीयर, मतलब कि 22 ओम इसका प्रतिरोध होगा। बहुत सीधा बच्चों वाला कक्षा 10 वाला ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करते हुए अंतिम सेकंड में आधी दूरी तय करती है तो किस ऊंचाई से गिरी होगी? अगेन बहुत लंबी कैलकुलेशन है, इसको बाद के लिए रखते हैं। आगे कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है, मतलब नॉर्मल सी बात है। अभी यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान m है, नॉर्मली m e से लेते हैं, लेकिन इस सवाल में m दिया है, तो m और त्रिज्या r है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से r/3 ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है, g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा मान रखना है, जी का मान जी ही दिया है यहाँ पर, 1 प्लस एच का मान कितना दिया, r/3, मतलब कि r/3 क्या होता है, ऊंचाई, तो r/3 अपॉन आर ई की जगह यहाँ पर r है और इसका होल स्क्वायर हमको करना है। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो जी बटे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो r हमने लिया एलसीएम, ये r/3 है ना, ये r/3 है, तो इसको हम r से r कैंसिल कर सकते हैं, और ये बटे में 3 जब था वो जो नीचे आ गया, मतलब कि ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3, ऐसा करके कुछ बना है ना। जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये होगा g, और इसका होल स्क्वायर भी है। तो देखो इसको शॉर्ट में सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3, और ऊपर कितना हो जाएगा 4/3 और इसका होल स्क्वायर, मतलब कि हो गया g/4 का मतलब 16/9, और इसका ऊपर ले जाएंगे तो 9/16, 9/16 जी, मतलब कि यहाँ से कोई ऑप्शन ए हमारा एकदम से सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा आंसर है। बस हमको क्या है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब के लिए, जब भी हम पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जब हम एच ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जब हम एच ऊंचाई पर ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण इस फॉर्मूले से बदलता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे कह रहा है 2 मीटर का आदमी एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है, उस आदमी के लिए अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट देख पाने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, मतलब कि कितना बड़ा, कम से कम कितना छोटा दर्पण हो जिससे वो अपना इमेज देख पाए। समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा हमारा आदमी, लंबाई मान लेते हैं, आदमी नहीं है, ये इसका सर होगा, यहाँ पर कहीं इसकी आंख होने वाली है, और यहाँ पर कहीं पैर, इस तरह की हाइट होने वाले हैं। मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस एक आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये रही आंखें, हमारा मेन उद्देश्य है इन आंखों को ही देखना। ठीक है, ठीक है, अब इसके सामने अगर एक दर्पण रखते हैं हम, कोई दर्पण में लंबाई अभी पता ही नहीं कितनी हो सकती है, ठीक, ये चीज हमको पता ही नहीं है। अच्छा, अब हमको पता है कि अगर यहाँ इसके सर, अब अगर इसको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो सर से लेके पैर तक खुद को देखना होगा, है ना। तो यहाँ से जो आंखों में जो
प्रकाश की किरण, हमें कोई भी चीज दिखती कब है, जब वहां से टकराकर किरणें हमारी आंखों में आती हैं। तो यहाँ से जो किरणें आ रही होंगी वो कहीं इस तरह से आ रही होंगी, मतलब कि ये वाली जो दूरी है वो ठीक, ये इसका अभिलंब होगा, मतलब कि ये जो दूरी है वो बराबर होगी इसके, है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पैरों की बात करें तो पैरों से जो टकरा के किरणें जा रही होंगी वो कहीं इस तरह से जा रही होंगी, है ना। ये अभिलंब अगर होगा तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। अब हमें क्या चाहिए कि इस न्यूनतम कितनी दूरी हो सकती है, तो देखो ये वाली लंबाई हटा दो, क्योंकि यहाँ में दर्पण मैक्सिमम इतना लंबा होना चाहिए, सॉरी मिनिमम इतना लंबा होना चाहिए। अच्छा, मैं मिनिमम इतना लंबा कितना हो सकता है, ये तो ऊपर की हाइट इतनी, ये हटा दो, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जरूरत नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो आधी ये हटा दो, आधी ये हटा दो, मतलब कि अगर लंबाई इंसान की एल है तो मिनिमम L/2 होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर कितना, पृथ्वी में स्पष्ट रूप से देखना 2 मीटर अगर ऊंचाई है, तो उसकी दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अभिलंब से जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। अभी हमें यहाँ इस वाले दर्पण की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो रहा है तो हमें क्या मतलब है, यहाँ से जो प्रकाश की तरह टकरा गई किरण टकरा रही होगी वो टकरा के यहाँ से वापस आंखों तक पहुंच रही होगी। ऐसे यहाँ हो रहा होगा, इसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन अगर इनको हटा भी दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इतना दर्पण होना चाहिए, तो वो कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, आगे कैलकुलेशन वाला सवाल है, फिर से इसको थोड़ा छोड़ ही देते हैं। अगेन कैलकुलेशन वाला है, इसको बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ नहीं रहे, मतलब कि इसको थोड़ा बात के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला ये कह रहा है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एक कोणीय संवेग का फॉर्मूला लिखा है A × B - C। देखिए विमीय विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमेशा विमीय विश्लेषण से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, श्योर 100% श्योर है, और बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हो सकता है आप देख के डर रहे होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने विमीय विश्लेषण का वीडियो देखा ना, जो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने वो देखा तो आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट जाके एक बार एक्सेस कर लें, वहां से आपको जो जरूरी वीडियो लगे, जो लगे आपको देखना चाहिए वो देख लें। फिलहाल इस सवाल को अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कोणीय संवेग जे, और ये बराबर होता है mv/r या फिर I ओमेगा। दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको क्या दिया है, वेग दिया है और समय दिया है, तो कहीं ना कहीं हम mv/r इस वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे। और हमको पता है विमीय विश्लेषण से हमने सीखा था कि राशि, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं, तो दोनों तरफ की जो विमीय राशियां वो बराबर होनी चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम कोणीय संवेग की विमा देखें तो m का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान कैपिटल M, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लें। v का मतलब वेग, वेग L T⁻⁻1, और r का मतलब लंबाई, मतलब कि L। तो कोणीय संवेग की जो विमा निकल के आ रही वो m L⁻2 और T⁻⁻1, ये निकल के आ रही है कोणीय संवेग की विमा। अब अगर यहाँ कुछ लिखा है तो उसकी विमा भी इसके बराबर होनी चाहिए। दो राशियों को हम जोड़ या घटा तब सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ, इस वाले पोर्शन, अच्छा इसको ढंग से लिखें, कोणीय संवेग की जगह मैं जे लिख रहा हूँ हमेशा, तो जे बराबर यहाँ क्या हो सकता है, A × B और इंटू वेलोसिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये देखो बाहर ब्रैकेट दिख रहा है तो दोनों में गुणा होगा, तो इंटू वी वेलोसिटी। ऐसे ही माइनस का चिन्ह लगा है तो सी बटे, समय को टी से लिख दे रहे हैं, C/T इंटू वी। तो इन दोनों राशियों की विमा कोणीय संवेग के बराबर होनी चाहिए। तो जरा अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ए और बी की विमा हमसे पूछी गई, बी की विमा पता है क्या होती है, L⁻⁻1, और ए की विमा हमको पता नहीं है, और बी की विमा भी हमको पता नहीं है, तो ठीक है इनको छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही माइनस करेंगे सी की विमा हमको नहीं पता, तो ऐसा ही सी लिख दे रहे हैं एज इट इज। और बी का मतलब हुआ L⁻⁻1, और अपॉन में टी है तो टी का मतलब समय की विमा, और वो टी, ठीक, यहाँ तो कोई परेशान नहीं है। इन दोनों की विमा इसके बराबर होनी चाहिए। तो देखो एल की बात करें तो यहाँ पर एक एल है और हमें चाहिए कितने, 2 एल, तो इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक की विमा तो एल होने वाली है, पक्की बात, ठीक है। अब आगे बात करें तो टी की पावर यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और एम नहीं है तो किसी एक की विमा एम होगी, ठीक है। तो ए और बी की संभव विमा, एक की तो एम होगी और एक की एल होगी, मतलब कि हमारे पास ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। यहाँ पर एक ही विमा एम एल कह रहा है, यहाँ भी एम एल कह रहा है, तो ये दोनों गलत हुए, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमको पता है ए
बी की विमा तो टी की पावर -1 है। अब इसमें से किसी एक की विमा एम होगी और किसी एक की विमा एल होगी, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अब अगला सी का आता है, सी का नंबर आता है, तो सी का नंबर निकालने, सी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन की विमा इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जरा और सॉल्व करें, तो सी जैसा लिखा था, इसको सी जैसा लिखा था हमने वैसा ही लिख दिया सी। अब इसके बाद देखो टी की पावर +1, मतलब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, मतलब कि इसको लिख सकते हैं एल टी की पावर -2। कोई परेशानी नहीं है। और हमको बराबर किसके करना है, हमको बराबर करना है इस वाली विमा की, मतलब कि एल टी की पावर 2 और टी की पावर -1। अब जरा इसको सॉल्व करें। नॉर्मली तो हम कहेंगे सी की जो विमा होगी वो क्या होगी, इस वाले पोर्शन को अगर हम नीचे ले जाएं, इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 बटे में क्या होगा, एल टी की पावर -2। जब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो m तो वैसा ही है, जैसा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। l को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी और इसमें से एक घट जाएगी, मतलब कि सिर्फ l बचेगा। ऐसे ही t को जब ऊपर ले जाएंगे तो t प्लस की हो जाएगी और प्लस में से -1 घटेगा तो सिर्फ t बचेगा। मतलब कि ऑप्शन 2 हमारा एकदम से सही है। ये सिंपल सा प्रोसेस था इसको सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखने हैं कि दोनों तरफ की विमीय विश्लेषण के अनुसार फिजिक्स के किसी फॉर्मूले में दोनों तरफ की बराबर के दोनों तरफ की विमाएं बराबर होती हैं, और दो राशियों को जोड़ या घटा तब सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हों। ये याद रखने वाली बात थी। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेशों का अनुपात क्या होता है। अच्छा, विशिष्ट आवेश की बात करें तो विशिष्ट आवेश का मतलब होता है, विशिष्ट आवेश का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आवेश, द्रव्यमान बटे आवेश, ठीक है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, सॉरी हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन का विशिष्ट प्रतिरोध और अल्फा कण का विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक मास लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हमें अनुपात ही चाहिए। तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU के बराबर होता है, लगभग 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है, हमको पता है। और इसके बाद 1 AMU का मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो हम अभी इसकी बात करें और इसको लगभग 1 AMU कहते हैं, इस राशि को ही लगभग 1 AMU, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लगभग 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश हमको पता है +1 E के बराबर होता है ना। अच्छा हाँ, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, विशिष्ट अनुपात, विशिष्ट आवेश का अनुपात चाहिए अल्फा कण का, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक मास ऑफ अल्फा, है ना। इसका द्रव्यमान कितना होता है हमको पता है, 4 AMU के बराबर होता है लगभग, मतलब कि प्रोटॉन के 4 गुना होता है, क्योंकि 2He4 इसका मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन है और 4 गुना आवेश होगा, मतलब कि इसका द्रव्यमान संख्या 4 है तो प्रोटॉन के 4 गुना होगा। और आवेश की बात करें तो +2E के बराबर होता है ना। तो देखो यहाँ से ये कट गया, कितने बार, 2, और ये 1, तो अनुपात कितना आ गया, 1/2, मतलब कि 1:2, और यहाँ से हमारा ऑप्शन 2 एकदम से सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना था, विशिष्ट आवेश का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आवेश, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU, आवेश कितना होगा, 1 + E के बराबर, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4 AMU, या फिर प्रोटॉन के 4 गुना के बराबर, और आवेश कितना होता है +2E, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे नाभिकीय संलयन में एक ईंधन के रूप में कौन प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय संलयन एक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर प्रयुक्त कैडमियम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन में ये इसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में, हीलियम नहीं है। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम भी नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम एकदम से सही ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। नाभिकीय संलयन में ईंधन के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, बिल्कुल एकदम से 1 लाइन क्वेश्चन था जो याद ही होना चाहिए, इसमें कुछ भी रिवाइज करने या फिर रिपीट करने का कुछ है नहीं। केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो ये नियम पता होने चाहिए इसके लिए। केपलर का पहला नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उनके केंद्र पर स्थित होता है, मतलब उनकी कक्षाओं के केंद्र पर स्थित होता है, ये पहला नियम है।
क्या कहता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्योंकि इनसे पहले जो लोग मानते थे वो मानते थे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह हैं तो गोलाकार चक्कर लगाते हैं, गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने नियम दिया कि नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इनके सेंटर पर स्थित होता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है इनका, केपलर का दूसरा नियम ये कहता है कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, ये सूर्य और ये ग्रह, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ये दूसरा नियम है। और ये नियम डिराइव होता है कोणीय संवेग के संरक्षण पर, सीधा सीधा नियम में ही लिखा होता है। अगर आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 12th की बुक में, तो उसमें सीधा लिखा है कि कोणीय संवेग के संरक्षण के आधार पर यह नियम है। तीसरा नियम कहता है, अगर आपको याद हो, कि ग्रह का परिक्रमण काल टी की द्वितीय घात, इसकी अर्ध दीर्घ कक्षा की अर्ध दीर्घ कक्षा की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, ये तीसरा नियम था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 3। यहाँ पर बी की पावर 3 है, अर्ध दीर्घ मतलब कि बड़ी वाली अच्छी है तो उसका आधा कर दिया तो वो आ गई बी, इसके समानुपाती होता है। आगे, कौन मानता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संवेग असतत होता है? सीधा, अभी पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया था कि ये बोहर मानते हैं। बोहर की परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, वो असतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जब उसको कहीं से ऊर्जा मिल जाती है स्पेसिफिक क्वांटिटी में, तो वो क्या करता है, अपनी से ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है और यहाँ पर 10 की घात -8 सेकंड तक रुकता है, जिसको एक सेक बोलते हैं। इतनी देर के लिए रुकता है और फिर अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर कर वापस उसी कक्षा में लौट आता है। इस स्थिति में इसको उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। ये बोहर की परिकल्पना थी। आगे बात करें, एक ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं, मतलब कि, और द्वितीय कुंडली में n फेरे हैं। इनपुट 220 वोल्ट का दिया जाता है, 11 वोल्ट का आउटपुट प्राप्त करने के लिए n का मान क्या होगा? तो ये सीधा सिंपल बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एन पी अपॉन एन एस, इसका मतलब ये होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये बराबर होता है प्राथमिक कुंडली का विभवांतर, मतलब इनपुट जितना हमको दिया जाए प्राथमिक कुंडली से हम जो इनपुट दे रहे हैं, तो अपॉन आउटपुट। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा फॉर्मूला। एनपी का मतलब कितना, प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे, सेकेंडरी में हमको पता करने हैं। वी इनपुट हमने कितना दिया, 220 इनपुट दिया और हमको 11 वोल्ट चाहिए, तो एन का मान निकालना है। सीधा सा ये कितने बार गया, 11 दूनी 20 मतलब कि 20, तो एन बराबर 100/20 मतलब कि 5 फेरे होने चाहिए। और ऑप्शन सेकेंड हमारा एकदम से सही। आगे बात करें, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की गति होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल ही है। ठीक है, तो इसको जब भी प्रकाश या फिर कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इवन प्रकाश की बात करें स्पेसिफिकली, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो उसका माध्यम में जो वेग होता है वीएन बराबर, वो होता है निर्वात या फिर वायु में उसका वेग बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक एन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अभी कांच में प्रकाश का वेग चाहिए, तो बीजी बोल देते हैं। सी का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एन कांच का अपवर्तनांक हमको कितना दिया, 1.5। 1.5 को काटेंगे तो 2 बार, तो बीजी कितना होना चाहिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अभी कह रहा है वर्षा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला फिलहाल कर ही लेते हैं, ऐसे तो सब छोड़ते जाएंगे। अगला कह रहा है वर्षा, कोई वर्षा है, इसका मतलब ये हुआ 5√3, है ना। ऊपर से पानी की बरसात हो रही है, कितने वेग से, 5√3 वेग से लंबवत गिर रही है। कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब की ओर चलता है, मतलब कि यहाँ पूरब की ओर चलता है, तो पूरब की ओर चलता है। ठीक है, चल रहा है, इसका वेग कितना है, 5। अब उससे वर्षा किस कोण पर आती हुई महसूस होगी? समझ, यहाँ पर बहुत सी चीजें ध्यान रखने वाली। सबसे पहली बात तो ये है कि उसे वर्षा किस कोण पर, ऊर्ध्वाधर से, तो हमें ये वाला कोण निकालना है। मतलब इस वेक्टर को अगर ऐसे शिफ्ट कर लें तो अभी हमको ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। ठीक है, तो ये कोण निकालने के लिए हमको पता है ये 5√3 है
और ये वाला कोण हमको चाहिए और ये वाला 5 है। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा अनुपात बन रहा है, टेन थीटा, मतलब कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमको ये दोनों भुजाएं पता है। अगर ये पता होती तो साइन कॉस लगाते कुछ और। ये हमको इसलिए लगाया क्योंकि लंब भी पता है हमको और आधार भी पता है। तो जरा इसको सॉल्व करें तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है हमारा, लंब सामने वाला मतलब कि 5, और 5 बटे 5 से 5 कैंसिल हुआ, टेन थीटा बराबर 1/√3, और √3 किसमें टेन का मान होता है, 30 का। तो यहाँ पर ऑप्शन हुआ एकदम से 30। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात ये, अगर हमसे पूछा होता कि क्षैतिज से किस कोण पे दिखती है, तो हम ये वाला कोण निकालते हैं, और जब ये वाला कोण निकालते तो उसके लिए लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता। तो उस कंडीशन में जो आंसर निकल के आता टेन थीटा बराबर √3, मतलब कि 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि कहाँ से पूछा गया। अगले चलते हैं, अणुओं की टक्कर द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो सीधी सी बात हमको पता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो पानी के एक बर्तन में हमने पानी भरा और नीचे इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऊष्मा जाएगी यहाँ टकराएगी, इस सतह को गर्म करेगी, इस सतह के बाद क्या होगा, इस सतह के संपर्क में जितने भी अणु होंगे वो गर्म होंगे, गर्म होकर ऊपर उठेंगे, टकराएंगे दूसरे से और अपनी ऊर्जा दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार की ऊर्जा ट्रांसफर को हम चालन कहते हैं, चालन। ठीक है, विकिरण का मतलब होता है जब डायरेक्टली बिना कांटेक्ट के, बिना किसी कांटेक्ट की ऊर्जा हम लोग को तक पहुंचती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक जो जो ऊष्मा पहुंचती है, वहां पर कोई भी सरफेस नहीं होता, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं होता, तो सीधा विकिरण के फॉर्म में पृथ्वी तक पहुंचती है। संवहन में अगन बहते हैं, और प्रकीर्णन का मतलब सीधा, प्रकीर्णन एक्चुअल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब फैलना। तो यहाँ पर चालन होगा। ठीक है, आगे बात करें पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। हाँ, पोस्ट ऑफिस ऑफिस प्रतिरोध किसका बना होता है, तो सीधा सा आपको पता होना चाहिए मैग्नीन का बनता है। कॉपर का नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, ब्रास और आयरन का प्रयोग भी नहीं करते हैं, मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत छोटे ही पढ़ा था, क्लास 10th फिर क्लास 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे थ्योरेटिकल बेस सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गए। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। इसको सवाल को मैंने सॉल्व नहीं किया था। देखिए, अभी हमसे क्या कह रहा है, एक ब्लॉक एक झुके हुए आनत तल पे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला पहला क्या है, सीधा हम लोग अपने एजम्पशन से, अपना सोच के अनुसार कर लें, तुक्काबाजी करके भी हो सकता है। तो पहला ये कह रहा है कि एक आनत तल पे, आनत तल का मतलब ये होता है कि कोई भी तल जो झुका हुआ है उसको आनत तल बोलते हैं। तो उस पर एक ब्लॉक रखा है कोई, और इसका घर्षण गुणांक म्यू दिया गया हमको। आनत तल के कोण का मतलब होता है वो क्षैतिज से क्षैतिज से कौन सा कोण बनाते हैं, तो ये वाला ए कोण बन रहा है। अब ये कह रहा है कि ए को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएं, मतलब कि इस पटरे को, इस आनत तल को धीरे धीरे अगर उठाएं तो घर्षण बल पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम इसको फिजिक्स छोड़ दें, अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर करें, तो हमको पता है कि हम जब इसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे तो ये पटरा नीचे से अपने आप सरकने लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं घर्षण बल कम हो रहा होगा। ठीक है, ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हमको पता है। अब फिजिक्स क्या कहती है, देखिए फिजिक्स थोड़ा सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देती है लेकिन एकदम एक्यूरेट होती है। तो हमको पता है अगर ये इसका द्रव्यमान m है तो mg नीचे की तरफ होगा, सीधी सी बात। और प्रतिक्रिया क्या होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया ये r होने वाली है, और ये r किसके बराबर होगी, r इसके बराबर होगी। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। mg cos थीटा मतलब कि r बराबर होने वाली है कहीं ना कहीं mg cos थीटा के बराबर, है ना। और हमें अगर घर्षण बल का फॉर्मूला पता है तो Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। म्यू एस क्या होता है, तल का घर्षण गुणांक, और आर क्या होती है, अवलंब प्रतिक्रिया। अगर इसको हम सही से लिखें तो एम एस, म्यू की जगह म्यू है हमारा, आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण गुणांक तो कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान नहीं बदलता, जी नहीं बदलता। इसका मतलब कि एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉस थीटा के। मतलब कि cos थीटा का मान बढ़ेगा तो घर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। लेकिन हमको पता है cos में क्या होता है, cos थीटा में क्या होता है, cos 0 का मान अगर हम कहें तो 1 होता है, और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम कॉस में 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं तो मान कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान कम होगा। इसका मतलब कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान कम होगा। तो इसके अनुसार एफ एस प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन थीटा के, मतलब कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो गर्सर बल का मान कम होगा। यहां से भी हमारा ऑप्शन ए एकदम से सही है। बढ़ते हैं आगे तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया है हमारा। इसको सबसे बाद में करते हैं। अच्छा ये, हाँ, एक एल बराबर दो कुंड, एल बराबर दो, एल का मतलब ये हो, इसका 100 प्रेरक गुणांक हमको दिया गया है दो। 100 वोल्ट विभवांतर लगाया और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रवाहित धारा का मान बताइए। देखिए, अगर हमको प्रतिरोध दिया गया होता तो आई बराबर बी अपॉन आर, आई बराबर बी अपॉन आर रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि जब परिपथ में कुंडली लगा देते हैं या फिर संधारित्र लगा देते हैं तो मान थोड़े से बदल जाते हैं। अभी यहाँ पर शुद्ध प्रेरकत्व लगा है, प्रतिरोध का कोई रोल नहीं है, प्रतिरोध का कोई भी रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको सिर्फ धारती प्रतिघात निकालना है, और वो धारती प्रतिघात हम एक्स एल से प्रकट करते थे। वो अगर आपको याद हो तो एक्सएल बराबर क्या होता था, 2 पाई ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है, अगर नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ, एक्सएल को बोलते हैं धारती प्रतिघात, और ये क्या होता है 2 पाई ओमेगा के बराबर होता है, जहां ओमेगा को परिपथ की आवृत्ति, धारा की आवृत्ति या फिर विभवांतर की आवृत्ति बोलते हैं। और यहाँ पर हमको आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो एक्स एल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई इंटू 50, मतलब कि 100 पाई, ठीक है। 100 पाई क्या निकल के आया, एक्सएल। अभी एक्सएल धारती प्रतिघात क्या बला है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हमने एक परिपथ लिया और उसमें एक प्रतिरोध लगा दिया तो प्रतिरोध का काम क्या होगा, ये धारा के बहने का विरोध करेगा, है ना। ठीक काम यही जब हम यहाँ पर कुंडली लगाते हैं तो प्रतिरोध का जो काम है वो एक्स एल करता है, ठीक है। तो इसको हम धारती प्रतिघात सॉरी, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, और काम इसका क्या होता है, वही जो प्रतिरोध करता है, मतलब कि धारा का अपोज करना, ठीक है। तो बस हमको जहां इस फॉर्मूले में आर की जगह एक्सएल को रिप्लेस करना है। तो आई बराबर बी कितना है, 100 वोल्ट, और बी बराबर 100 वोल्ट, और जो एक्सएल है 100 पाई, और एक्सएल है वो 100 पाई। इसके अलावा एक्स 2 पाई ओमेगा एल, सॉरी 2 पाई ओमेगा एल, तो यहाँ 2 का गुणा और करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फॉर्मूला में थोड़ी मिस्टेक होगी। 2 पाई ओमेगा एल, तो यहाँ पे 2 का गुणा और करेंगे तो ये हो गया 2, कहीं मिस्टेक है, 2, ठीक है। 100 से 100 कट गया, मतलब कि आई बराबर 1/2 पाई, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया हमने, हमसे पूछा गया कि प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो धारा क्या होगा, आई आई बराबर बी अपॉन एक्स एल। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर प्रतिरोध की जगह संधारित्र लगा होता है, क्या लगा होता है, संधारित्र, तो उस कंडीशन में जो आई हो जाती है हमारी वो वी अपॉन एक्स सी हो जाती। अगर दोनों चीजें लगी, इवन तीनों चीजें लगी होती, तो प्रतिबाधा जेड को हम दिखाते हैं जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब तीनों चीजें लगी होती हैं। अगर कोई एक चीज लगी है तो हमको पता है प्रतिरोध 0 है तो आर भी 0 कर दिया, एक्स सी भी 0 कर दिया, मतलब कि जेड बराबर सीधा एक्सएल आ गया, है ना। और अगर एक्सएल 0 होता तो सिर्फ एक्स सी आ जाता, आर होता तो सिर्फ आर होता। ये जनरल फॉर्मूला है, जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। कब की बात करते हैं, जब एक परिपथ में तीनों चीजें लगी हो। आर का मतलब सीधा प्रतिरोध, एक्स सी का मतलब होता है धारती प्रतिघात, और एक्स एल का मतलब होता है प्रेरण प्रतिघात। आगे बात करें, दो आदर्श गोले जिनके तापमान हमको दिए 17 डिग्री सेल्सियस तथा 7 डिग्री सेल्सियस, इनसे उत्सर्जित उष्मीय विकिरण का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो उसमें विकिरण का अनुपात क्या होगा, सबसे पहले बात करें उसमें विकिरण का अनुपात। सबसे पहले उसमें विकिरण क्या होता है, उसमें विकिरण का मतलब विकिरण, ऊष्मा जो विकिरित होती है तो वो हमको टेम्परेचर दिए गए हैं, किसी भी पदार्थ से किसी भी बॉडी से ऊष्मा विकिरण की जो दर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है T⁴ के, है ना। तो इससे ऊष्मी विकिरण का अनुपात हमसे पूछा, मतलब कि दो चीजें दी गई, तो इसको
ए एमिटेड लिखते हैं अपॉन बी एमिटेड। इसका मतलब है ए से उत्सर्जित होने वाला विकिरण बटे बी से उत्सर्जित होने वाला विकिरण। वो क्या होगा, ए का टेम्परेचर उसकी घात 4 बटे बी का टेम्परेचर उसकी घात, ए का टेम्परेचर उसकी घात 4 बटे बी का टेम्परेचर उसकी घात 4, है ना। तो इसको लिख सकते हैं मतलब कि 17 बटे 7 और इसकी होल पावर 4। बस इसको हमको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है, आंसर नहीं आएगा। रीजन उसका ये है क्योंकि हमको यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और हमको पता है ये जो फॉर्मूला लगता है वो केल्विन में लगता है। तो इसका मतलब जो आंसर ए अपॉन बी ए होगा वो क्या होगा, 17 प्लस 273। अब ये केल्विन में बदला, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें होती है। ऐसे 7 प्लस 273, 7 प्लस 273 और इसकी पावर 4, इसका मतलब हुआ 17 प्लस 273 का मतलब 290 बटे 280, 280 और इसकी होल पावर 4। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे आप लोग सॉल्व खुद ही कर सकते हैं और मुझे लगता है सारे ही ऑप्शन आपको जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो सारे ही ऑप्शन इसके गलत होने वाले हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना। आगे बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा, सारे ही हो गए शायद। ओके, हाँ हाँ, ये बचा है, ये क्वेश्चन बचा है। ये इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन हम लोग करनी पड़ेगी। तो कह रहा है यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन करते हुए गति करते हुए अंतिम सेकंड में आधी दूरी तय करती है, सवाल देख के ही डर लग जाए, ऐसा सवाल है। तो क्या कह रहा है, कोई वस्तु है जो गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन का मतलब हमने ऊपर से इसको छोड़ दिया था, कहीं ये होगी बिल्डिंग पे किसी पे, उस बिल्डिंग से हमने इसको छोड़ दिया और ये ट्रेवल करते 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 नीचे आ गई। जब ये नीचे आई ना तो पता क्या हुआ कि लास्ट वाले सेकंड में, अंतिम सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, आधी, पूरी एच थी तो इसने h/2 तय करी, किसने, अंतिम सेकंड में, कितने, अंतिम सेकंड में, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई वस्तु ऊपर से, जब ये ऊपर से तय कर रही होगी तो इसको पूरा मतलब ऊपर से जब छोड़ा होगा तो हमको पता है h बराबर क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ GT² होता है ना, ये बात तो सभी को पता है। ये फॉर्मूला है जब हम ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ दें, गुरुत्व के अधीन करते हुए गति करते हुए वस्तु का जो फॉर्मूला वही होता है ना। तो h क्या होता है, ऊंचाई, u प्रारंभिक वेग, t लगने वाला समय, g गुरुत्वीय त्वरण। अब अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ पर गुरुत्व के अधीन की बात की है तो मतलब कि हमने फेंका नहीं होगा, सिर्फ छोड़ा होगा। जैसे ही छोड़ा होगा तो मतलब ये हमारा हो गया 0। तो h बराबर हाफ GT², ये बात कंफर्म हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसने आधे सेकंड में तो h/2 तय कर ली, क्या, h/2 तय कर ली। अगर पूरा इसको पूरा तय करने में t समय लगा तो यहां से यहां तक इसको कितना समय लगा होगा, t-1, और इसने इतने समय में कितनी दूरी तय करी, h/2। इसका मतलब हुआ कि h/2 बराबर हाफ GT-1²। ये किसके लिए, यहां से यहां तक के लिए, इतनी बात कंफर्म। अच्छा, अब अगर हम यहाँ की बात करें, अब हमें कैसे भी करके h/2 निकालने हैं, फिर h निकालने कैसे भी करके, ठीक। तो अगर इस वाले की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे h माइनस h/2। मतलब हमने क्या किया, इसमें से इस समीकरण को 1 डाल ले रहे हैं और इस समीकरण को 2 डाल ले रहे हैं। तो इस समीकरण से इसको घटा दिया तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 GT² -1/2 GT-1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करें तो h में से h/2 गया तो ये कितना बचा, h/2 ही बचेगा, बराबर 1/2 g हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ क्या बचा, t², ठीक। माइनस के अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वाले का वर्ग कर रहे हैं, तो t² +1 -2t, ठीक है। इसका हमने वर्ग किया, 1/2 से 1/2 को काट सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो मतलब कि h बराबर g और ब्रैकेट के अंदर देखो t² -t² -1 +2t, ये आए, t² से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि h बराबर g और इसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2t-1। अब एक चीज हम जानते हैं क्या कि h बराबर लिख सकते हैं हाफ GT², लिख सकते हैं नहीं,
एच बराबर लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया, मतलब कि 1/2। इसको क्या करते हैं, कैसे लिखना चाहिए जगह, मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। याद रखना हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या किया हमने, यहाँ पर एच की जगह ये लिख रहे हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर जी ब्रैकेट में 2t-1। कोई परेशानी? अगेन देखो, टी जी से जी कट गया, जी से जी फिर से कट गया, और इस दो को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि टी स्क्वायर बराबर 4t-1। इक्वेशन बनाई तो क्या बनी, टी स्क्वायर माइनस 4t+1 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें, तो हमको पता है ये इसके गुणनखंड तो नहीं होने वाले। अगर गुणनखंड इसके नहीं होने वाले तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें दराचार लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं। कैसे कैसे लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पूरा लग नहीं रहा, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लगता है मैथ पढ़ रहे हैं, फिलहाल कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान -4 है, और c का मान 1 है। रखें जरा, तो b का मान कितना है, -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 16, -4ac। क्या, माइनस माइनस का है, तो 4 का मतलब कितना हुआ, 4, ac का मतलब 4 ही हुआ, तो ठीक है, ये क्या हुआ, अंडर रूट 4। कोई मिस्टेक नहीं हुई, अपॉन 2a, इसका मतलब हुआ 4 प्लस माइनस, इसके बाद 16 में से 4 के मतलब कि 12, 12 का मतलब हुआ 4, 2√3, 2√3 अपॉन 2, a का मान 1 हुआ तो अपॉन 2। इससे इसको और सॉल्व करा तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने प्लस रखा 2 प्लस अंडर रूट 3, और 2 माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान हमको पता है लगभग कितना होता है, 1.1732। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.732, और ये हो जाएगा 0.732। ये वाला आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है एटलीस्ट 1 सेकंड तो लगा ही है, और ये कह रहा है 0.732 सेकंड लगा पूरे ट्रेवल में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मतलब कि अब कुल टाइम कितना लगा, कुल टाइम लगा 2 प्लस अंडर रूट 3। अब जब हम हमको टी पता चल गया ना, टी कितना लगा, 3.732, इतना टाइम लगा पूरी ट्रेवल करने में। क्या हम यहाँ से एच नहीं निकाल सकते, कैसे, कैसे एच निकाल सकते हैं, हमको बस टी का मान यहाँ रखना है, ठीक, और टी का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ये आप थोड़ा सा आप भी हाथ चला लें, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 57 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से होता है, जी का मान 10 रख लेंगे तो लगभग 57 के आसपास आएगा, 9.8 रखेंगे तो भी 57 के आसपास ही आएगा, और वहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 57 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस, ऑब्वियसली सिंपल सी तो नहीं थी। हमने किया क्या, हमें पता था कि पूरी जो ऊंचाई है तय करने में टी समय लगेगा, और 1 सेकंड में आधी दूरी तय करी, मतलब कि पूरी अगर एच थी तो ये h/t हो गई। अब पूरी दूरी तय करने में एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और आधी में कितना होगा, h/2 में कितना होगा, इसको मैं इरेज कर दूं, इसका मतलब h/2 में कितना समय लगा, सवाल के अनुसार कह रहा है कि आधी दूरी में जो समय लगा वो 1/2 जी और t-1 लगा, क्योंकि 1 सेकंड में तो आधी कर ली, बची हुई आधी कितने में की, इतने में समय में t-1 समय में की। तो बस आ, दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ से घटा दिया, बची आधी दूरी निकाली, और उसके बाद देखा कि इतना पूरा टाइम लगा, तो पूरा टाइम निकालने के बाद टाइम इतना लगा, उस टाइम को जब हमने यहाँ पुट किया तो 57 मीटर आंसर आ गया। ये शायद वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। तो हमने इन सब 20 क्वेश्चन को देखा। अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं तो अगले 20 क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी मजेदार होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करें जरूर। आप एक जो आंसर आपको एक जो क्वेश्चन करना है उसको भी आप जरूर कमेंट करके बताएं, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।